آج व्यू 360 में क्या अमेरिका और ईरान की जंग का खतरा टल रहा है? सदर ट्रंप की नई मुजवजा इमिग्रेशन पॉलिसी का पाकिस्तानियों पर क्या असर हो सकता है? व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तोड़ने वाली टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के मद्दाह नाराज क्यों हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ने वाली कशीदगी के पस मंज़र में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे को स्विस सदर के साथ व्हाइट हाउस में बंद कमरे में मुलाकात की है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका ताल्लुक ईरान के साथ कशीदगी में इजाफे से था। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक सदर ट्रंप ने अमेरिका के लिए बैनुल-अक़वामी सालसी और सफारती ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए स्विट्ज़रलैंड के किरदार की तारीफ की, लेकिन ज़्यादा तफसीलात नहीं बताई हैं। अमान नज़र इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ मौजूद है। अमान, हमने देखा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान हालात तेजी से कशीदगी की जानिब जा रहे हैं। इस सूरत हाल में सदर ट्रंप की कल स्विस सदर से बातचीत को यहाँ वाशिंगटन में किस तरह देखा जा रहा है? देखिए, जो वाइट हाउस की जो तर्जमान है उन्होंने तो इस बारे में कोई तफसीलात नहीं दी, लेकिन जिन लोगों ने इसके ऊपर या जो माहिरीन इस सूरत हाल पर निगाह रखे हुए हैं उनका यही मानना है कि अपने जो स्विस हम मनसब से इस मुलाकात का मतलब एक बार फिर सफारती कोशिशों के ज़रिए ईरान के साथ जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी कशीदगी में कमी लाने की एक कोशिश करना है। दूसरा, यहाँ अमेरिका में जो ज़राए इब्लाग हैं उनमें भी इस हवाले से जो खबरें गर्दिश में हैं उनमें यही कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप नहीं चाहते कि इस वक्त जो अमेरिका की जो मिलिट्री पोस्चरिंग है खलीज फारिस में उसके बायस ईरान के साथ किसी किस्म का कोई तसादुम का खतरा बन सके। और ऐसी खबरें भी दरमियान में आई कि उनके जो कौमी सलामती के मशीर हैं जॉन बोल्टन, जो हॉक समझे जाते हैं, उनके साथ ईरान के ऊपर कुछ इख्तलाफात भी सामने आए। तो कुछ इस किस्म की सूरत हाल है जिससे तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि एक बार फिर लगता है कि इंतज़ामिया सफारती चैनल्स को एक्टिवेट कर रही है ताकि सूरत हाल की कशीदगी में कमी लाने में मदद मिल सके। दूसरा, यहाँ अमेरिका या वाशिंगटन में जो सियासी जो ऐवान है वो इस हवाले से क्या सोच रहे हैं उस पर मैंने एक रिपोर्ट तरतीब दी है, आइए देखते हैं। अमेरिका ने खलीज फारिस में जंगी बेड़े और खित्ते के दीगर ममालिक में जंगी जहाज और अमेरिकी फौजी दस्ते तैनात किए हैं। सदर ट्रंप ने तेहरान को खबरदार किया है कि वो कोई जारहाना इकदाम ना उठाए। व्हाइट हाउस ने जुमेरात के रोज अमेरिकी सदर की अपने स्विस हम मनसब से मुलाकात की तफसीलात तो नहीं दी, लेकिन कहा है कि उनका ईरान के लिए पैगाम हमेशा वाज़ेह रहा है। हम उनकी जानिब से रवैये में तब्दीली देखना चाहेंगे। हम शदीद दबाव जारी रखेंगे और जैसा कि सदर ने कहा कि अगर उन्होंने कोई कदम उठाया तो उनको जवाबी रद्द-ए-अमल पसंद नहीं आएगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन रहनुमा केविन मैकार्थी का कहना है कि इंतजामिया के पास ईरान के जारहाना रवैये के सबूत मौजूद हैं। हम मशरिक़ वस्ता में पेश आने वाले वाक़यात को देख रहे हैं जो सऊदी अरब के टैंकर्स के साथ हुआ। हमें ड्रोन के जरिए पाइपलाइन पर हमलों का इल्म है। हम जानते हैं कि ईरान क्या कहता रहा है और हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया ने अमरीकियों को खतरे से महफूज रहने के लिए इराक से निकल जाने के लिए कह दिया है। लेकिन बहुत से अमरीकियों को 2013 की इराक जंग का पेश खैमा बनने वाली बयानबाजी याद है। हमें किसी दूसरे इराक के बड़े पैमाने पर तबाही के हथियारों जैसे वाक़े की जरूरत नहीं है, जहां हमें एक झूठ की बुनियाद पर इराक से जंग में उलझाया गया, जो हमारी खारजा पॉलिसी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। ईवान नुमाइंदगान की लीडर नैन्सी पेलोसी ने सदर ट्रंप को याद दिलाया कि उन्होंने इराक जंग की मुखालिफत की थी। एक मामला जहां मैं सदर ट्रंप से मुत्तफिक हूं वो है कि हम दोनों इराक से जंग के मुखालिफ हैं और मुझे उम्मीद है कि अमरीकी सदर इसी रवैये की पासदारी करेंगे, बावजूद इसके कि उनके कुछ हमायती जंग की हमायत में हैं। जुमेरात को ईरानी वज़ीर ख़ारजा टोक्यो में थे, जहां उन्होंने खलीज फारिस में इस्तेहकाम कायम रखने का अहद किया। जी, और अमरीकी सफारती कोशिशों के हवाले से इतलात ये भी हैं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ ने अपने यूरोपीय इत्तेहादियों को भी अप्रोच किया है कि वो ईरान के साथ कशीदगी में कमी लाने के लिए अपना किरदार अदा करें। जी, थैंक यू अमान अजहर। ये थे अमान अजहर कैपिटल हिल से हमारे साथ। अमेरिका और ईरान की दरमियान जंग के इम्कान से दुनिया भर की मानंद खित्ते में भी तशवीश पाई जाती है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कशीदगी में इजाफे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराते हुए तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया है।
जंगी जहाज भेजने के अमेरिकी फैसले से खत्ते में पहले से मौजूद तनाव में इजाफा हुआ है। सूरत हाल पहले ही नाजुक है। हम तवक्को करते हैं कि तमाम फरीक तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि एक छोटा सा गलत इकदाम भी बड़ी लड़ाई में बदल सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कौमी सलामती की टीम शुमाली कोरिया, वेनेजुएला और ईरान जैसे दुश्मनों के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल के अज़्म का इजहार करती आई है, लेकिन नाक़दीन का कहना है कि इस तरह की धमकियां सदर ट्रंप के बैरूनी तनाज़ात में मुलव्वस होने से कतराने की पॉलिसी के बायस शायद इतनी मौसर साबित ना हो। सदर ट्रंप ने अपनी सदारत के इब्तिदाई अरसे में शाम और अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज को बमबारी की इजाजत दी, जिससे उनकी इंतजामिया के उन दावों को तकवीयत मिली कि जहां जरूरत होगी वहां वो फौजी ताकत इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सदर ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन के सख्त ख्यालात पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं और बैरून मुल्क अमरीकी अफवाज की मसरूफियात को कम करना उनकी अवलीन तरजीह है। ये किसी सदर के लिए बुरी बात नहीं कि वो थोड़ा सा अमन पसंद हो। अगरचे सदर ट्रंप को नरम दिल नहीं समझा जाता, लेकिन ये सच है कि वो नई जंगों से बचना चाहते हैं और गालिबन ये तवाज़ुन बहुत अच्छी चीज है। कई तजियाकारों का ख्याल है कि शिमाली कोरिया के जौहरी और मिसाइल तजर्बात का आग और आहन से सख्त जवाब देने का सदर ट्रंप का बयान किम जोंग उन को मुज़ाकरात की मेज पर लाया, लेकिन वो मुज़ाकरात अब तातुल का शिकार हैं। शिमाली कोरिया की जानिब से मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के हालिया तजर्बात और कोयले की बरामदात से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वाले शिमाली कोरिया के माल बरदार जहाज पर अमरीका के कब्जे के बाद कशीदगी में इजाफा हुआ है। व्हाइट हाउस ने इस बात पर भी जोर दिया है कि ईरान को जौहरी महाज पर पेशकदमी से रोकने और वेनेजुएला के फौजी आमिर निकोलस मादुरो को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए दबाव डालने की खातिर फौजी ताकत का इस्तेमाल ज़ेर गौर है। ईरान को बाज रखने के लिए अमेरिका ने बहरी हमलावर फौज को बहरे रूम भेज दिया है। सदर ट्रंप ने अगरचे इन खबरों की तरदीद की है कि अमेरिकी महकमे दिफा 1,20,000 फौजी मशरिक वस्ता भेजने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का इशारा दिया है। क्या मैं ऐसा करूंगा? यकीनन, लेकिन हमने अभी तक इसका मंसूबा नहीं बनाया। उम्मीद है कि हमें इस बारे में मंसूबाबंदी नहीं करना पड़ेगी। बड़ी सतह के तसादुम में मुलव्विस होने से सदर ट्रंप की हिचकिचाहट के बावजूद उनके बैरून मुल्क मुखालफीन उनके सख्त बयानात को संजीदगी से देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो लोग सदर ट्रंप की शख्सियत का मुशाहिदा करते हैं, जो उनकी धमकियों का मुशाहिदा करते हैं, उन्हें कोई शक नहीं कि वो यकीनी तौर पर ऐसा कर भी सकते हैं। फौजी ताकत के इस्तेमाल की धमकी एक खतरनाक खेल भी है, जहां अंदाजे की जरा सी गलती खूनी जंग में धकेल सकती है। अमरीकी इंतजामिया और अमरीका ने कई लिहाज से खुद को एक ऐसी सूरत हाल में डाल दिया है जहां उसे या तो साबित करना पड़ता है कि वो संजीदा है, या फिर उसके बारे में सोचा जाएगा कि वो पीछे हट रहा है। अगरचे नाकिदीन कहते हैं कि सदर ट्रंप की इंतहाई दबाव की पॉलिसी ने तसादुम के इम्कानात में इजाफा किया है, लेकिन उनके हामी सख्त हिकमत अमली की तौसीक करते हैं जो जंग तक नहीं पहुंचती। ब्रायन पैडिंग की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात के रोज़ 50 साल से कायम अमरीकी इमिग्रेशन निज़ाम में बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा तजवीज़ किया है, जिसके तहत ख़ानदानी स्पॉन्सरशिप वीज़ों में बड़ी कमी करके मेरिट पर मबनी निज़ाम कायम किया जाएगा। सदर ट्रंप ने वाज़े किया है कि अमरीकी आबादी में डाइवर्सिटी बढ़ाने के मकसद से कायम ग्रीन कार्ड लॉटरी वीज़े को ख़त्म करने के साथ इंसानी बुनियादों पर दिए जाने वाले इमिग्रेंट वीज़ों में निस्फ कमी की जाएगी। अमरीकी सदर के मुताबिक मौजूदा ग्रीन कार्ड लॉटरी का निज़ाम अमरीकी इक़दार से मुतसादिम है। बिल्ड अमेरिका वीज़ा नामी इस तजवीज़ के मुताबिक अमरीकी इमिग्रेंट वीज़ों की मंजूरी इंग्लिश ज़बान में महारत, तालीम और अमरीकी तारीख़ और हुकूमत के बारे में एक टेस्ट में कामयाबी पर मुश्तमिल पॉइंट्स की बुनियाद पर दी जाएगी। इस वक्त अमरीका में हर साल 11 लाख ग्रीन कार्ड्स दिए जाते हैं, जिनमें से ज़्यादातर अमरीकी सेंटर से ख़ानदानी ताल्लुक़ की बुनियादों पर उन्हें ये स्टेटस दिया जाता है। सदर ट्रंप इस वीज़े में कमी बड़ी पैमाने पर करना चाहते हैं, और जहाँ सदर ट्रंप अपने मनसूबे को अमरीकी तरक्की के लिए अहम करार दे रहे हैं, वहीं डेमोक्रेट्स की जानिब से इसे मुज़ाहमत का सामना होगा। एक नया इमिग्रेशन निज़ाम जो अमरीकियों की उजरतों को तहफ़्फ़ुज़ और अमरीकी इक़दार को फ़रोग़ देगा और दुनिया भर से बेहतरीन और लायक तरीन लोगों को लेकर आएगा।
They're saying family is without merit. क्या वो ये कह रहे हैं कि खानदान का कोई मेरिट नहीं? क्या वो कह रहे हैं कि अमरीकी तारीख में यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग किसी मेरिट के बगैर थे क्योंकि उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्रीज नहीं थी? Don't have an engineering degree. नई अमरीकी इमिग्रेशन पॉलिसी के मुजवजा मंसूबे के असरात अमरीका आने के ख्वाहिशमंद लोगों पर क्या हो सकते हैं, इस पर तबसरा करने के लिए हमारे साथ केंटकी से मौजूद हैं खालिद कालू। खालिद साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइएगा कि फैमिली स्पॉन्सरशिप वीज़ों में कमी की तजवीज़ की गई है, ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए क्या मायने रखती है जो कि अपने भाई या रिश्तेदारों को जो यहाँ पाकिस्तानी मुकीम हैं उन्हें अमरीका आने में मदद करना चाहते हैं? जी, ये उनके ऊपर बड़ा इसका मनफी असर होगा क्योंकि अभी तक ज़्यादातर जो इमिग्रेशन पाकिस्तान से आ रही है वो फैमिली बेस्ड है और इसलिए इस वक्त जो लोग भी अभी तक बैठे हुए हैं फेंस के ऊपर कि जी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उनको चाहिए कि वो अपना इमिग्रेशन का प्रोसेस शुरू कर दें। ये जो ट्रेंड है ये नॉन फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन की तरफ ही चल रहा है। ये बताइए कि इस तजवीज़ करदा मंसूबे की सियासी मुखालफत तो हम देख ही रहे हैं, कानूनी तौर पर क्या चैलेंजेस पेश आ सकते हैं इस तरह की मनसूबाबंदी को? जीरो चैलेंजेस, कानूनी तौर पे इनको कोई चैलेंज नहीं आएगा। वो उन्होंने असाइलम जो इनकी ऑब्लिगेशन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के अंडर, उसको वो टच नहीं कर रहे। वो सिर्फ इमिग्रेशन फ्रॉम फैमिली बेस टू महारत जो है उसके बेस पे कर रहे हैं। तो लीगली इनको कॉन्स्टिट्यूशनली कोई चैलेंज नहीं होगा। तो सदर ट्रंप का कहना है कि उनके इस मंसूबे से अमेरिका में आला हुनरमंद लोग जो हैं उनकी तादाद में इजाफा होगा। तो आपके क्या ख्याल है कि वो लोग जो कि आला हुनरमंद ना भी हों लेकिन वो उस तरह के काम करते हैं जिसके लिए आपको इतनी तालीम की ज़रूरत नहीं हो, उनकी क्या अमेरिका को ज़रूरत नहीं है? हाँ, उनकी ज़रूरत तो है लेकिन वो लेबर जो है वो चीप मिल जाती है यहाँ से, अपना साउथ अमेरिका से। तो वो उस तरह का जो वीज़ा है ना वो नहीं वो प्रमोट कर रहे हैं, उसकी तो पहले ही चल रहा है। अभी वो सिर्फ यही कि महारत के ऊपर वो कम्पीट कर रहे हैं यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, दूसरे कनाडा के साथ, कि ये जो टैलेंट है दूसरे मुल्कों से इसको कैसे ड्रॉ किया जाए। तो देखिए, बाकी दुनिया में जैसे खुद सदर ट्रंप ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की मिसाल देते हैं कि वहाँ पर भी ये पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है, तो फिर अमेरिका में जो उनके हमायती हैं वो कहते हैं कि अमेरिका में क्यों ना हो ऐसा सिस्टम? जी बिल्कुल, उनके हमायती नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन है वो भी यही कहेंगे। अपोजिशन का सिर्फ यही है, वो ड्रीमर एक्ट के ऊपर उनकी डिमांड है, लेकिन इसके ऊपर नेशनल कंसेंसस होगा कि जो इमिग्रेशन है ये हुनर पे होनी चाहिए, फैमिली पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन सदर्न बॉर्डर पे जो लोग आना चाह रहे हैं, पनाह लेना चाह रहे हैं अमेरिका में, उनकी इतनी बड़ी तादाद वहाँ पर वेट कर रही है कि अमेरिका उन्हें आने दे। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उसको इंसानी बहरान कह रहे हैं, तो उन लोगों का क्या होगा? मेरा नहीं ख्याल कि उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा। लॉ जो है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि उसमें जो यूएस है इसकी ऑब्लिगेशंस हैं इंटरनेशनल लॉज के अंदर। तो असाइलम को ये डिक्लाइन नहीं कर सकते, उनको ये असाइलम लॉज को ये चेंज नहीं कर सकते इतने, वो इनको मसला होगा चेंज करने में। खालिद कालू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, शुक्रिया। पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। अगर आप सोशल मीडिया के जरिए बाखबर रहना चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज पर आइए, facebook.com/VOA उर्दू पर। हमारा ट्विटर पेज भी आपके लिए हाजिर है जहां पर आपको तमाम कंटेंट बआसानी मिलेगी। अमेरिका ने मारूफ चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे की 70 से जायद झैली और उससे मुंसलिक कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अमेरिका के महकमा तजारत ने कहा है कि इस इकदाम के नतीजे में उन कंपनियों पर अमेरिकी हुकूमत की इजाज़त के बगैर किसी अमेरिकी कंपनी से हर तरह के आलात या टेक्नोलॉजी खरीदने पर पाबंदी होगी। अमेरिका के वज़ीर तजारत विल्बर रूस ने कहा है कि पाबंदी का मकसद अमेरिकी टेक्नोलॉजी को गैर मुल्की इदारों के हाथ में जाने से रोकना है ताकि वो उसे अमेरिका की कौमी सलामती या खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक मफादात को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल ना हो सके। मगर हुआवे मोबाइल इंटरनेट की जदीद 5G इंटरनेट कंपनी है और उसका ये कहना है कि वो अमेरिका के साथ बात करना चाहती है इस मामले पर। चीन अपने बेल्ट और रोड मंसूबे पर अमेरिकी तनकीद से नाराज है। चीन का यह मंसूबा शहरा रेशम से मुतासिर होकर बनाया गया है। सिल्क रोड एक कदीम तजारती रास्तों का सिलसिला था जो बर-ए-आज़म एशिया को अफ्रीका और यूरोप से मुंसलिक करता था। चीनी सदर की हुकूमत ने इस मंसूबे को तरक्याती हिकमत अमली के तौर पर फ़रोग़ दिया है। इस मंसूबे से 150 से ज़ायद मुल्कों में सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे की तामीर होगी, लेकिन नाक़िदीन का कहना है कि इसका मकसद तरक्की की बजाय चीनी असर व रसूख को फ़रोग़ देना है।
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन का अब तक का सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी मंसूबा है। अमीर मुल्कों के लिए मुआशी मुनाफा और गरीब मुल्कों के लिए तरक्की के वादों की बदौलत इस मंसूबे ने बहुत पजीराई हासिल की है। मेरा ख्याल है कि सरमायाकारी के लिए ये अगले 100 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। ये उस मंसूबे का विजन है और मुझे लगता है कि दुनिया को ऐसे विजन्स की जरूरत है। अगर चीन और फ्रांस मिलकर अपने मुख्तलिफ तजुर्बात के साथ काम करें तो मेरा ख्याल है कि हम कई ममालिक में बहुत से मौक़ों के साथ नए मंसूबे शुरू कर सकते हैं, जैसे अफ्रीका में। एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि बेल्ट और रोड के 5 सतून पॉलिसीज में रब्त, सहूलियात की सबके लिए दस्तयाबी, मालियाती इंजमाम और अवामी सतह पर राब्ते बुनियादी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के लिए 17 आलमी अहदाफ से मुमासलत रखते हैं। ये वो तसव्वुराती सतून हैं जिनको आम आदमी के लिए हकीकी बनाया जा सकता है, लेकिन सब इसके कायल नहीं। इस बारे में शकूक की भरमार है कि चीन तरक्की से ज्यादा आलमी असर और रसूख का ख़्वाह है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने लंदन के अपने हालिया दौरे में चीन को गैर भरोसेमंद कारोबारी पार्टनर के तौर पर पेश किया। चीन ने सियासी असर और रसूख के बदले बदउनवानी से भरपूर बुनियादी ढांचे की डील्स को फरोग दिया है। उसकी रिश्वत से भरी कर्ज पर मुनहसर सिफारती हिकमत अमली से गुड गवर्नेंस और आज़ाद मुआशी निज़ाम, जिस पर बहुत से मुल्कों का इन्हिसार है, के लिए खतरा साबित हुई है। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने इस बयान पर इंतहाई नाराजगी का इजहार किया है। वो ऐसा कहते हुए नहीं थकते, लेकिन हम ऐसा सुनते हुए थक गए हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने गुज़श्ता माह बीजिंग में होने वाले बेल्ट एंड रोड फोरम की तारीफ भी की। 150 मुल्कों से 6000 मंदूबीन और 92 आलमी इदारों ने दूसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में आलमी शराकत दारी के लिए शिरकत की। उसमें 50 से ज्यादा नुमाइंदे अमरीका से भी शामिल थे। अमरीका और चीन इस वक्त मुश्किल तरीन तिजारती मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप इंतजामिया ने आगे बढ़ते हुए चीनी दरामदात पर नए टैरिफ्स आयद कर दिए हैं। और यही नहीं, चीन ने भी जवाबन $60 बिलियन की अमरीकी मसनूआत पर महसूलात में इजाफे का ऐलान कर दिया है, जिनका इतलाक 1 जून से होगा। साकिबुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका हो या पाकिस्तान, ट्रांसजेंडर अफराद के लिए ज़िंदगी कहीं भी आसान नहीं। कानून चाहे उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे, माशरे के मनफी रवैयों का उन्हें फिर भी सामना करना पड़ता है। आज सखर से किरण मिर्ज़ा हमें मिलवा रही हैं एक ट्रांसजेंडर दर्जी से, जो इसलिए आज इज्जत की रोटी कमा रहे हैं क्योंकि उन्हें मुलाजमत देने वाले ने उन्हें ट्रांसजेंडर से पहले एक इंसान समझा है। 25 साला इमरान राजपूत ट्रांसजेंडर है। उमूमन पाकिस्तान में ऐसे अफराद खुशी के मौके पर गाने बजाने से अपना पेट पालने पर मजबूर होते हैं, लेकिन इमरान ने अपने लिए अलग रास्ता चुना। इसने सिलाई का काम सीखा। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के कुछ कहने से, क्योंकि हमें अपने घर को चलाना है। इमरान को इस हुनर से आरास्ता करने वाले टेलर मास्टर कहते हैं कि इस जैसे नौजवानों को अच्छा रोजगार देना मुआशरे की जिम्मेदारी है। पहले लोग इसका थोड़ा बहुत मजाक उड़ाते थे, फिर हम लोगों ने भी लोगों से वो कहा कि भाई अगर इस तरह तुम लोग भी मजाक उड़ाओगे तो फिर तो काम नहीं होगा, लेकिन अब इसकी बहुत इज्जत करते हैं सब यहाँ पर। पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर अफराद के हुकूक की हिफाजत के लिए सन 2018 में नेशनल असम्बली में बिल पास किया गया, जिसके तहत उन्हें शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोट का हक मिला। इसके अलावा किसी शख्स को जिन्स की तब्दीली पर मजबूर करने वाले के लिए 6 माह कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा भी रखी गई। हमारी कमेटी की सोच काफ़ी 50% बदली है। उन्होंने भी ये महसूस किया है कि हम भी पाकिस्तानी है, हम भी इंसान है, हमें भी हकूक़ मिलने लगे। हमारी अगला जो कदम और स्ट्रगल का जो अगला हिस्सा होगा वो रोजगार के लिए। इमरान आज बारोजगार है और अपने जैसे बहुत से नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता है कि हुकूमत या किसी फर्द के सहारे का इंतजार करने के बजाय अपने जोरे बाजू पर भरोसा करे। हुनर भी इंसान के पास होना चाहिए, क्योंकि अब प्रोग्राम वगैरह जो भी हैं वो इतने नहीं चलते। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बहरहाल उम्मीद है कि पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमतों में मर्द और खवातीन के साथ इनके लिए भी कोटा मुकर्रर किया जाएगा, जिससे उन्हें अच्छे रोजगार के साथ साथ मुआशरे की कबूलियत हासिल करने में मदद मिलेगी। किरण मिर्जा, वॉइस ऑफ अमेरिका, सखर।
اور اب وقت ہوا ہے ہمارے خصوصی سیگمنٹ ہالی ووڈ ہائی لائٹس کا، جس میں ہم اس شو کے بارے میں بات کریں گے جس کے جادو نے کئی سالوں سے پوری دنیا میں شائقین کو اپنی لپٹ میں لے کے رکھا ہوا ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں وردہ موجود ہیں، جن کو خود بھی یہ شو کافی پسند ہے. وردہ، یہ بتائیے کہ یہ شو کیوں اہم ہے؟ ارم، گیم آف تھرون سے کون واقف نہیں ہے، اور یہ ہفتہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اتوار کے روز اس ڈرامہ سیریز کی آخری قسط پیش کی جائے گی. اور آپ نے کہا کہ ہم نے پہلے کہا کہ کچھ مداح جو ہیں وہ اس سے ناراض بھی ہیں. اس حوالے سے پہلے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. Winter is coming. I know death. I look forward to seeing this one. گزشتہ 10 سالوں سے دنیا بھر میں کروڑوں مداحوں کو دیوانہ بنانے والا ونٹر ختم ہو رہا ہے اتوار کے روز. جی ہاں، مصنف جارج آر مارٹن کے ناول گیم آف تھرون سے ماخوذ سیریز کی آخری قسط کو اتوار کے روز پیش کیا جا رہا ہے. HBO کا یہ ڈرامہ اپنے آغاز سے اب تک درجنوں ریکارڈ توڑتا آیا ہے، جس کی گزشتہ قسط نے 1,84,00,000 آن لائن لائیو ویورز کے ساتھ HBO پر ویورشپ کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. جبکہ اس وقت جاری آخری سیزن کی ہر قسط کو اوسطاً 4,30,00,000 افراد نے دیکھا. کئی ریکارڈ توڑنے کے باوجود یہ سیزن سیریز کی تاریخ کا سب سے کم ریٹنگ والا سیزن ثابت ہوا ہے، کیونکہ سیریز کے ٹوٹتے بنتے کرداروں اور شائقین کی توقع سے ہٹ کر کہانی سے کئی مداح ناراض بھی ہیں. ایک آن لائن پٹیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سیریز کے آخری سیزن کو دوبارہ سے تحریر کیا جائے. اس پٹیشن پر اب تک 4.5 لاکھ سے زائد افراد دستخط کر چکے ہیں. سیریز کی کہانی سے ناراض مداح اس مایوسی کا ذمہ دار اس سیریز کے پروڈیوسر ڈائریکٹر ڈیوڈ بینیاف اور DB وائس کو ٹھہرا رہے ہیں، جنہوں نے مصنف جارج آر مارٹن کے ناول کے نامکمل ہونے کے باعث سیزن کی کہانی کو خود تحریر کیا ہے. لیکن ساتھ ہی گیم آف تھرون سے اپنے پروڈکشن کیریئر کا آغاز کرنے والے ڈیوڈ بینیاف اور DB وائس کا شمار انڈسٹری کے بہترین ڈائریکٹرز میں ہونے لگا ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈزنی کے مطابق آئندہ 3 اسٹار وار فلموں کو بھی یہی جوڑا ڈائریکٹ کرے گا. گیم آف تھرونز کی آخری قسط سے کروڑوں مداحوں کو توقعات ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ سیریز ختم ہوتے ہوئے کتنے لوگوں کا دل جیتتی اور کتنوں کا دل توڑتی ہے. ارم، میں آپ کو یہاں ایک اپڈیٹ دے دوں کہ اس سیزن کو دوبارہ بنانے کی پٹیشن پر اب تک 8 لاکھ سے زائد افراد دستخط کر چکے ہیں. اور ارم، ہم نے آپ کو ابھی رپورٹ میں بتایا کہ کس طرح یہ شو ویورشپ کے ریکارڈ توڑتا آیا ہے. اس شو نے ایک اور ریکارڈ توڑا ہے، وہ یہ کہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ مسلسل 6 سالوں تک دنیا کا سب سے زیادہ غیر قانونی طور پر ڈاؤن لوڈ کیے جانے والا شو بھی ہے. مختصراً یہ بتائیے گا کہ آپ نے ہمارے فیس بک پیجز پر ایک پول بھی مداح کے لیے ڈالا تھا، اس کا کیا رد عمل آیا؟ ارم، کوئی سپوائلر دیے بغیر ہم نے بھی وائس آف امریکہ کے ویور سے پول پر ایک سوال پوچھا کہ ان کے خیال میں اس شو میں تختے پر کون بیٹھے گا. تو فیس بک پول کے مطابق 72% لوگ سمجھتے ہیں کہ جان سنو 7 کنگڈمز کی بادشاہت سنبھالیں گے، جبکہ مدر آف ڈریگنز ڈینیریس ٹارگیرین کو صرف 28% لوگ تختے پر دیکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح ٹویٹر پہ بھی 41% سمجھتے ہیں کہ جان سنو تختے کے حقدار ہیں، جبکہ ڈینیریس ٹارگیرین کو صرف 21% لوگ تختے پر دیکھنا چاہتے ہیں. جبکہ مداحوں کی ایک بڑی تعداد کا خیال ہے کہ اس تختے پر بیٹھنے والا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ وردہ. اسی کے ساتھ ویو 360 اپنے اختتام کو پہنچا. فیڈ بیک کے لیے facebook.com/ پر آئیے، اور اگر آپ اپنے کامنٹس ہمیں اپنے آراء سے آگاہ کرنا چاہیں تو تب بھی ہمارے ٹویٹر پیجز آپ کے لیے حاضر ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت.